का मिजाज जो है। और इसके बाद मैं बुशरा अंसारी साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ, रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं इधर आता है देखें या उधर परवाना जाता है। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा बीगुल साहिबा से कि तशरीफ़ लाएं। बीगुल बहुत कमाल की राइटर हैं और जैसे नूरुल शाह ने एक ज़माना पूरी दुनिया को हिलाया, आज वो काम उधर से कलम छोड़ा नहीं है, उनसे कलम लेके बीगुल ने काम शुरू किया है कि वही सारे जो मौज़ूआत जो इस सोसाइटी में टैबू समझे जाते थे, जो एक जुर्म जिसको समझा जाता था, उसको यूं चीरा है जैसे किसी गंदी ओजड़ी को चीरते हैं और उसमें से वो जो एक बदबू आती है, चीर के दुनिया के सामने किया है। यही काम बेनता शायर जो जिंदा रह गए हैं वो पढ़ेंगे। तो मैं इस सेशन को शुरू करता हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ बहुत ही मारूफ प्ले राइट नावलिस्ट उस्ताद जनाब असगर नदीम सैयद को मैं बुलाना चाहता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, नामुमकिन है। आप लोग बैठे हो तो कभी हो नहीं सकता ना ये और फिर हमें एक ज़्यादा, क्योंकि कुछ चीज़ों के तजर्बे की वजह से होता है कि जब आप होस्ट होते हैं तो फिर आपको सुनने में भी मज़ा आता है। खैर, सबसे पहले तो किश्वर नाहिद साहिबा बैठी हैं, उनके लिए बहुत बहुत आदाब। मेरा बचपन इनके सामने गुजरा, मेरे अब्बा के जो करीबी लोग थे, हम इनको आंटी भी कहते थे, पुप्पो भी कहते थे, और एक बड़ा मकाम है माशाल्लाह इनका, और इनकी तहरीरों का मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी तो क्या औकात। फिर नूरुल शाह हमारी प्यारी राइटर, और मुझे बहुत खुशी होती है सोच कर के इनके लिखे हुए कुछ प्लेज मेरे हिस्से में भी आए और मैं वो कुछ आखिरी अच्छे ड्रामे कर सकी जो मेरी किस्मत में थे। मुझे मगर बग़ैर किसी स्टेटमेंट के नूरुल शाह ने जिस तरह ड्रामे से अपने आप को खींचा है, वो स्टेटमेंट मुझे समझ में आती है, क्योंकि वो इस सारी दौड़ का हिस्सा नहीं बन सकती थी। इन्होंने कोशिश की कुछ लोगों को एज स्क्रिप्ट एडिटर हेड बन के कुछ गाइडेंस करने की, लेकिन एक जगह आई जहाँ पे फिर आप कहते हैं कि चलो मैं तो एक तरफ हो जाऊँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह के ब्लॉग्स ये लिख रही हैं उससे ये पता चलता है कि जहन तो हमेशा ज़रखेज़ रहता है, चाहे आप मौका कोई भी हो, जगह कोई भी हो। तो नूर का माशाल्लाह इस वक्त हमारे साथ रहना, इस वक्त में, इस दौर में, ये बड़ी नेमत है। इसलिए नहीं कि मेरी दोस्ती है या मुझे प्यारी है बहुत, लेकिन वाक़अतन ये उन राइटर्स की आखिरी पीढ़ी में से ये शायद आखिरी ही एक अक़ल, दानिश, फ़हम और एक सेंसिबिलिटी के साथ लिखने वाली राइटर हैं। अल्लाह सलामत रखे। बाकी जो हम इस वक्त चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, फ़िल्म की, थिएटर की, सैफ़ी ने तो बहुत थिएटर किया है और बड़ा मुश्किल थिएटर किया है जिसमें कोई फ़ायदा नहीं होता था, अपनी बात कहनी होती थी। कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग थिएटर किया है इन्होंने, स्ट्रीट थिएटर किया है। मगर मुझे सारी बातें सुन के बहुत अच्छा भी लग रहा था, कुछ चीज़ों की तकलीफ़ भी हो रही थी, लेकिन मैं एक सवाल सिर्फ करना चाहती हूँ, क्या हम अब डिमांडिंग एंड पे हैं? नहीं हैं। हम कल्चर, तहज़ीब, तमीज़, इस चीज़ की डिमांडिंग एंड पे अब हम नहीं रहे। मैं मायूस कुन बातें नहीं करना चाहती कि हमारे ज़माने में वो होता था तो पीटीवी में वो होता था तो ये तो वो होता था, और शुक्र है कि हम उसमें से गुज़रे, या हम किसी के पास से गुज़रे, ऐसे लोगों के पास से जो अच्छा काम करते थे। लेकिन ये हर चीज़ जो हम देख रहे हैं इसका एक सफ़र है, जैसे बीगुल ने भी इशारतन कहा और मैं भी इशारतन ही कहूँगी। जो बता दिया है बीगुल, इस वक्त तो मुझसे ही बात करनी है आपने। सैफी के और आपके अगले प्रोजेक्ट की बात बाद में होगी, ठीक है? तो सलाम दुआ नहीं करने। सलाम। मौजू हमारा पाकिस्तान के 75 बरस है और ज़रूरी नहीं है कि हम 75 बरस में फंसे रहें। हम टीवी पे भी बात करेंगे, फिल्म पे भी बात करें और बात आप लोग करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम जो ज़रा सा रिव्यू करें, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं, आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चर देते हैं, हिंदुस्तान में भी आपका खासा इंटरेक्शन है, तो बहुत सारी देखिए, शुक्रिया अहमद शाह साहब, ख़वातीन व हज़रात। बहुत अहम सवाल हैं। फ़िल्म के मीडियम के हवाले से टेलीविज़न ड्रामे का मीडियम आपके सामने है, उसके 75 साल तो नहीं, क्योंकि वो 64 से बल्कि ज़्यादा, ज़रा आगे जाएं तो 68-60 के करीब जो काम हुआ और फिर अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। अब इसमें जो बदकिस्मत मीडियम रहा है,
फिल्म के अलावा थिएटर, फिल्म ने एक वक्त देखा, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन थिएटर हमारे यहाँ एक ऐसा मीडियम रहा जिसको ग्रो करना चाहिए था, क्योंकि थिएटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा कहना चाहिए कि मीडियम है जो सोसाइटी को बदलता है, जो पॉलिटिकल थॉट के साथ, जो पूरी समाजी हरकियात के साथ और पूरे सकाफती मिजाज के साथ वो ऑपरेट करता है, और उसका असर डायरेक्ट और बराह रास्त होता है, और उसका ताल्लुक तहजीब से होता है, तहजीब की ग्रोथ से होता है। तो वो बदकिस्मती रही, अगरचे उसमें भी थोड़ा सा वक्त हमें मिला ज़रूर, जिसमें कि कमाल अहमद रिजवी और उनके साथ अनवर सज्जाद और 3-4 और नाम जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोशिश की और किसी तरह थिएटर को लाहौर में और कराची में राइज, और उसके बाद फिर शीमा किरमानी ने या सानिया सईद ने या मदिया गौहर का तो एक बहुत बड़ा रोल है उसमें, क्योंकि उन्होंने लाहौर से लेकर इंडिया तक बहुत बड़ा काम किया। मैं उनके साथ इंडिया गया, मैंने उसकी थिएटर की पजीराई देखी, क्योंकि हम थिएटर लेके गए थे, दिल्ली में दिखाया, अमृतसर में दिखाया, तो वो बहुत शानदार एक पीरियड है हमारे पास। बहरहाल, लेकिन थिएटर को महदूद नहीं होना चाहिए, थिएटर की कई किस्में हैं, हर किस्म का थिएटर होना चाहिए था। पॉलिटिकल थिएटर अपनी जगह, स्ट्रीट थिएटर अपनी जगह, एक मोटिवेशनल थिएटर अपनी जगह, तो क्लासिकल थिएटर अपनी जगह, तो थिएटर की कई किस्में हैं। तो बहरहाल उसमें हम अफसोस के साथ रह गए। फिल्म जिसको ग्रो करना चाहिए, क्योंकि उसका इन्वेस्टर मौजूद था, और सिनेमा हाउसेज एक वक्त में इतने ज़्यादा थे, और ये वक्त है 60s का, 70s का। जब मैं इसकी तारीख पढ़ाता हूँ तो अजीब व गरीब है, एक साल में 120 फिल्में भी हैं, और एक साल में फिर घटते घटते 7 फिल्में भी हैं, और फिर घटते घटते 0 फिल्में भी हैं। तो ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहाँ सिनेमा ख़त्म हुआ है। पूरी दुनिया में सिनेमा छोटे मुल्कों से लेकर बड़े मुल्कों तक मौजूद है, और वो उनकी पूरी तरबियत में शामिल है। फिलिपाइन का सिनेमा इस वक्त बहुत बड़ा सिनेमा बन रहा है, वियतनाम का सिनेमा, मैं छोटे सतह पे बात कर रहा हूँ, बाकी चाइना, जापान, वो तो एक तारीख है, लेकिन ये मुल्क भी इतनी आला फिल्में बना रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। बदकिस्मती हमारी कि इंस्टीट्यूशनलाइज ना हो सका ये मीडियम। और यूनिवर्सिटी की सतह पर देखिए, बड़ी अजीब बात है कि पूरा मुल्क सिनेमा देख रहा था, और हर टिकट के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही थी तफरीही टैक्स के नाम पर, वो हुकूमत के पास जा रहा था। हुकूमत ने पैसा तो लिया सिनेमा से, सिनेमा को दिया कुछ नहीं। चाहिए ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी बनी थी तो वहाँ पर फिल्म का शोबा उसी वक्त अयूब खान को खोलना चाहिए था, उसी वक्त उनको यूनिवर्सिटियों में ये शोबे खोल देने चाहिए थे, ताकि नए लोग पढ़ के आएँ और फिल्म इंडस्ट्री में जॉब हासिल करें। तो ये काम नहीं हुआ, जिसका नतीजा आपके सामने है कि किस स्टीरियोटाइप किस्म की फिल्मों ने जगह ली, और फिर कैसे पंजाबी सिनेमा किस तरीके से आया। हालांकि अच्छा था शुरू का पंजाबी सिनेमा, एक फोक टच के साथ था, लेकिन वो फोक टच जल्दी जल्दी में स्वीप हुआ, ख़त्म हुआ, और उसकी जगह एक गंडासे ने ले ली, और फिर आपके सामने। तो मुझे उसकी तशरीह में नहीं जाना। मैं अब जो कोशिशें हो रही हैं, ये अपनी जगह पर बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं, और ये इनसे उम्मीद भी रखते हैं हम, और लोग भी रखते हैं। लेकिन सिनेमा फैला हुआ होता है, जॉनराज में होता है, एक जॉनरा का सिनेमा सर्वाइव नहीं करता। सिनेमा के पता नहीं कितने जॉनराज अब इस वक्त आ चुके हैं, तो वो उस तरह हमें हर जॉनरा के साथ चलना पड़ेगा, तब हम उस फिल्म को बचा पाएंगे। आलमी सिनेमा, मैं एक छोटी सी बात करता चलूं, नहीं, बीच में मेरा आधा सवाल ले लें, उसके बाद करें। मुझे ये बताइए कि आपने क्या ये हो रहा है, ये हो रहा है, कोई फंडामेंटल कोई रीजन होगा ना इस सब का। मतलब हमारे यहाँ आर्ट फ्लरिश क्यों नहीं हो पाता, इसको क्यों नहीं कबूल करते, फिल्म के साथ क्या हुआ, ज़िया-उल-हक का क्या रोल था, प्री ज़िया-उल-हक, आफ्टर ज़िया-उल-हक, उसके अलावा हमारे टीवी के साथ क्या हुआ, जब इकबाल के शेर, फैज़ तो था ही बंद, इकबाल के शेर भी सेंसर होते थे, तो हम तो रूट कॉज और फंडामेंटल्स पे भी बात करनी पड़ेगी ना। बुनियादी तौर पर तो इल्म है, ये तालीम है, ये क्राफ्ट है, ये स्ट्रक्चर है कहानी का, इसका पूरा इसका करिकुलम होता है, इसके एकेडमिक्स हैं, इसकी पूरी, क्यों कि एक इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, वो पैसा
तब लगाएगा जब उसे ये यकीन होगा कि ये सेफ हैंड्स में जा रहा है। और वो सेफ हैंड्स कौन से होते हैं? पढ़े लिखे दिमाग होते हैं। दुनिया का सिनेमा पढ़े लिखे लोगों ने संभाला है। ऐसा नहीं है कि आप उस्तादी शागिर्दी के साथ सिनेमा को चला सकें। देखिए, आलमी सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा की मैं तारीख लिखी है उर्दू में, अभी आ जाएगी, 600 सफ़े की है। उसके अंदर 1920 और 1930 का जो 10 साल हैं, इसमें आलमी सिनेमा में सरेलिज्म आ चुका था। आलमी सिनेमा मुतासर हो चुका था तमाम इसके साथ, सिंबॉलिक सिनेमा के साथ। और उसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस और बरतानिया, ये 4 मुल्क शामिल थे जो ये तजर्बे। और उसमें एक वाक़या मिलता है कि सार्तर ने फिल्म मेकर्स को खिताब किया हुआ है, और उसमें क्या हुआ कि 2 शायर थे जिन्होंने मुतासर किया मुसव्वरी को। एक मिलार में था और एक जो था बौदलेयर था। ये 2 शायर थे जिनके हाथ से सुरियलिस्टिक टेक्निक पहले मुसव्वरों ने ली, फिर मुसव्वरी ने वो टेक्निक सिनेमा को दी। तो इस तरह देखें, इतने शाजी का सवाल कि इंटेग्रेटेड होते हैं ये फनून, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या हमारे समाज में कोई फंडामेंटल खराबी है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, या खुद ब खुद हो रहा है? नहीं, खुद ब खुद नहीं हो रहा। हमारा का शुक्रिया जो तारुफ आपने किया, और नूरापा का जो आपने नाम लिया, बहरहाल बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि सारा क्रेडिट नूरुल हुदा शाह को चाहता है कि वो तो इस मैदान में तब उतरी थी जब कोई नहीं था, अंधेरा था, तो रोशनी उन्होंने हमें दिखाई है, इसके लिए शुक्रगुजार। रोशनी भेज पैगंबरों के खुदा, मुझसे 13 शबों की सजा रोशनी। जी जी बिल्कुल। वैसे सॉरी, बदनाम तो पंजाबी हैं कि ज़्यादा ऊंचा भी बोलते हैं और ज़्यादा भी बोलते हैं, मगर माशाल्लाह अहमद शाह साहब। अच्छा, मैं भी पंजाबी हाँ, बाय द वे। अच्छा, वैसे तुसी पता नहीं लगन देता, बिल्कुल। तो हमारा तो ये बदनाम है नाम के बगैर फ़ोन के भी हमारी आवाज़ चली जाती है पंजाबियों की। तो खैर जी, बिल्कुल आहिस्ता बोलेंगी, इसलिए उनकी बात सुननी ज़रूरी है। जब कि हाँ जी, अभी शमा आखिर में आपके पास आएगी बुशरा तफसील से। जो बात आपने कही अहमद, और असर साहब ने बहुत बेहतरीन उसकी वजाहत की, क्योंकि हम बड़े हुए उन सारे अदवार में, और उस दौर में जैसे नूरुल हुदा शाह साहिबा ने ये जुर्रत की वो काम करने की, जब इस कदर कदगन थी। और आपने जैसे कहा कि सादक़ैन की पिटाई लगाई गई, तो जवाब शिकवा भी तो लिखवाया गया ना, सिर्फ यही बात नहीं है। तो ये सब बातें हैं, और ये एक सिस्टमैटिक डिक्लाइन जो आया है, ये खुद ब खुद नहीं आया। तहज़ीब का बिगाड़, या जो भी अगर आप ये देखा जाए कि इंटेलेक्चुअल अगर आपको डाउनफॉल नज़र आया सोसाइटी में, तो उसके पीछे 75 बरस बहुत काम किया गया है, और ये खुद ब खुद नहीं हुआ। कोई भी जो राइटर है या जो भी आर्टिस्ट है, कोई भी आर्ट फॉर्म, ये मेरी नाक़िस राय है कि वो पॉलिटिकल ना हो या सियासी ना हो, तो वो सच्ची नहीं हो सकती। क्योंकि सियासी होने से मेरी मुराद ये है कि अपने समाज से जुड़ा हुआ हो। जी, अपने समाज से जुड़ा हो, वो कमेंट कर रहा हो उस वक्त की समाज की जो भी हालात हैं उस पर, तो उसको एपॉलिटिकल किया गया, यानी उसे गैर सियासी सोच की तरफ लेके जाया गया। ये एक बहुत सिस्टमैटिक काम है जो कि किया गया, जिसमें बहुत से इदारे जो थे वो शामिल थे। उसमें ज़ाहिर है यही हश्र होना था जो कि हुआ है कि सोच पर पाबंदी है, न सोचने की एक ट्रेनिंग दी गई, इसलिए फ़िक्र बहुत महदूद है, सोचते हुए खौफ भी आता है और सोचने की आदत ही नहीं है, इसलिए बहुत सतही तफरी या एंटरटेनमेंट पर तालियां पीटी गईं और उन्हीं को सराहा गया। और अगर आप कुछ और काम करना चाहें, अगर आप कोई संजीदा बात कहना चाहें, तो फिर हमें बहुत से अलकाब मिलते हैं कि बहुत आर्टी हैं, बहुत ड्रैग हैं, बहुत स्लो हैं, बहुत बोर हैं। आपकी रेटिंग कम आती जी, रेटिंग बिल्कुल नहीं आती। तो वो अब तो ये हो गया कि अगर रेटिंग आए तो हम डर जाते हैं कि इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं किया। तो नहीं आए तो बेहतर है जी। और दूसरी बात ये भी कि एक बात मैं, क्योंकि उर्दू कॉन्फ्रेंस है, हम उर्दू पर बात कर रहे थे, अभी बुशरा और हम नीचे बैठे थे तो बुशरा ने कहा कि कान इतने उनको सुकून मिल रहा है उर्दू सुन के, ये ज़ुबान मिलने को नहीं मिलती। इफ्तिखार साहब भी जब बात कर रहे थे, तो विजुअल मीडियम है जिससे मेरा ताल्लुक़ है स्क्रीन के लिए लिखने का, वहाँ ज़ुबान कि इतनी सख्ती तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कम बात में दिखा दिया जाता है बहुत कुछ, और वो कोई स्टेज का या थिएटर का मुकालमा नहीं होता। बहरहाल वो एक विजुअल मीडियम है, लेकिन डेकेडेंस जो है ज़ुबान की,
गलत ज़बान से इज्तनाब ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो मुझे कमी नज़र आई वो भी वक्त के साथ साथ कि जो इलाक़ाई ज़बानें थीं या रीजनल टेलीविज़न या रीजनल ड्रामा था वो बिल्कुल गायब हो गया है। और रूरल जो कहानी थी, जो कि देहात से कहानी निकलती थी या फोक स्टोरीज़ थी जो मिट्टी से जुड़ी हुई थी, जो कि सच्ची थी, वो बिल्कुल गायब हो गई हैं। तो अर्बन स्टोरीज़ का नाम लेकर उनको मॉडर्न स्टोरी समझा जाता है, जबकि वो बेहद रिग्रेसिव पसमानदा सोच है। उसमें कहीं पे भी आपको प्रोग्रेशन नज़र नहीं आता। और ये कह देना कि जी अच्छे ड्राइंग रूम्स या अच्छे बंगले या शहर की स्टोरी दिखाकर आप बहुत मॉडर्न टेलीविज़न क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती। क्योंकि कोई भी बड़ा अदीब या कोई भी बड़ा जो फिल्म मेकर है वो अपनी ज़मीन की कहानी के बगैर बड़ा नहीं हो सका। इस सदी का सबसे बड़ा नॉवलिस्ट है, तकरीबन सबसे बड़ा मिलान कुंडे, गैब्रियल गार्सिया मार्केस को देखो तो वो भी अपने गांव की कहानी अपने शहर की लिखेगा। जैसे इन्होंने भी जो लिखा तो उर्दू में, लेकिन वो सारा जो सराइकी वसेब की जो कहानियाँ जो कर्व थे वो लिखे। और ज़बानें क्योंकि अब हमें सुनने को नहीं मिलती इलाक़ाई, तो हम एक दूसरे के मसाइल में शामिल नहीं हैं। एक दूसरे का दर्द या एक दूसरे की तकलीफ़ है, एक दूसरे की खुशी भी उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे कानों में वो ज़बानें नहीं पड़ती जो मेरे मुल्क के दूसरे इलाक़ों में बोली जाती हैं। बात यह है कि वही ज़बानें तो मुल्क के सारे इलाकों में बोली जाती हैं। जी, पहली बात तो ये कि जो हम रीजनल लैंग्वेज कहते हैं इसको, वहीं से तो हम शुरू कर देते हैं बाइस्ट और कमतरी और बिल्कुल बरतरी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वो नेशनल लैंग्वेज नहीं मानते। पाकिस्तान की तो कौमी ज़बानें हैं सराइकी, बलोची, पश्तो, सराइकी, पंजाबी, और इतनी फराग दिल है सिंधी कि इन्होंने सबके सब ने उर्दू को अडाप्ट किया है। जी, तो मेरे ख्याल में कि और उर्दू की फिल्में देखते हैं आपके, उर्दू के ड्रामे देखते हैं, तो फिर ये उर्दू की भी जिम्मेदारी है ना इस बात। आप ये देखें कि अदी नूरुद्दीन शाह ने, अब्दुल कादिर जुनैजो ने, इन लोगों ने भी जो काम किया वो सिंधी भी में ड्रामे बने और उर्दू में उससे ज़्यादा वो पॉपुलर हुए। बिल्कुल सही। क्योंकि वो उस वक्त का इशू भी था वो। तो मतलब क्या, लिबरल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, अपने समाज के इश्यूज के बगैर और उसके बगैर, अब जैसे आपने जिक्र किया तो कराची में भी ख्वाजा मोइनुद्दीन ने यहाँ बड़ा थिएटर का, अली अहमद खान ने यहाँ काम किया, और भी बहुत से लोग हैं, और अब भी 10-12-15 ग्रुप हैं, काफ़ी काम हुआ है। तो एक यूटोपिया में जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ अर्बन कल्चर दिखाते हैं, मैं भी एक गया था ड्रामा बनाने मॉरिशस, तो एक सबसे बड़े चैनल के पाकिस्तान के, उसने मुझसे मिला, मैंने कहा कहला कुछ नहीं, बैकड्रॉप चाहिए मुझे, ज़बरदस्त बैकड्रॉप हो, समंदर हो, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हो, सेट बहुत अच्छा होना चाहिए। एक लफ्ज़ बात नहीं हुई कि उसका कंटेंट क्या होगा, उसका डायरेक्टर क्या होगा, और खूबसूरत लड़कियां क्यों होंगी। नहीं, वो तो खैर सबकी समझ में आता है कि क्यों होंगी, वो तो होनी चाहिए, नहीं उसमें मुझे भी कोई एतराज नहीं है। तो कितना ज़रूरी है ये कि हम अपनी कहानियाँ बयान करें। और अब देखें आप, एक देखें ना, डिजिटल मीडिया ने बेतहाशा, लोग कहते हैं, खराबियाँ पैदा की हैं। मज़े की बात आप सुन लें कि ये जितना भी अब नेटफ्लिक्स और ये सब शुरू हुआ है, अब इस पे जो कहानी चल रही है वो सूडो अर्बन कहानी बहुत कम है। अब आपको कोई कहानी बनानी पड़ती है उसके लिए जिसका रिश्ता हो ज़मीन से। तो मुझे नज़र नहीं आता कि ये जो फॉर्मेट है इस वक्त हमारे ड्रामे का या फिल्म का, इंडिया में उन्होंने पैरेलल सिनेमा कह के अपनी दूसरी फिल्में शुरू की, खैर वो मार्केट बहुत बड़ी है। तो सिर्फ महाश ही ख़राब ड्रामे करने की या ख़राब बाकी काम करने की वजह है, या हम बांझ हो चुके हैं। बहुत लोगों का एतराज़ है कि ये जो खित्ता है हमारा, इसमें शायद फिल्म हमारे खमीर से बाहर है। शाह जी, एक बात जो आपने की है, मैं थोड़ी सी वो सर। आपने बिल्कुल सही कहा, बीगुल ने भी, कि अपनी ज़मीन से या अपने समाज से या अपने जो कल्चर है उसकी कहानियाँ। तो पीटीवी में 5 स्टेशन थे, बलूचिस्तान का स्टेशन था, सिंध का था, पेशावर, तो हर इलाके की कहानी हमें देखने को मिली। हमें अपने कल्चर, अपने और सिंध से हम वाकिफ़ हुए।
बलूचिस्तान से वाकिफ हुए और उनकी पूरी कल्चरल वैल्यूज से वाकिफ हुए। अब इस वही- हवाले से अब वही एक- पीटीवी हमको तुमसे रसूल बात दिखा कर रहा रहा हूं है। अभी। ए- अच्छा, मैं- एक सिर्फ सर एक- मेरा मसला ये कि हुण की करिए, आपने तो अपने हिस्से का काम कर लिया ना। देखिए जब बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री का आगाज हुआ, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री उसका रेप्लिका था, उसने रेप्लिका किया था उसका। उस वक्त ईंट गलत लग रही थी। सत्यजीत रे बंगाली की फिल्म बना रहा था, उसकी फिल्म पाथर पंचोली को दुनिया की 10 बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया गया। और जब फ्रांस वालों ने वो फिल्म देखी तो कहा ये कौन है जो हमारी तरह सोचता है। और सत्यजीत रे ने लिखा है अपनी किताब में कि मुझे समझ नहीं आती कि हिंदुस्तानी सिनेमा क्या कर रहा है, जबकि प्योरिटी के साथ यहाँ म्यूजिक भी है अपना, यहाँ कहानियाँ भी अपनी हैं, यहाँ कल्चर भी अपना है, उसको छोड़ के ये आर्टिफिशियल जिंदगी और रियासतों के राजों की जिंदगी की तरफ क्यों जा रहा है, ये सवाल उसने उठाया। वो तो उठा सकता था, बट फिल्म जो है ना वो ड्रीम है। वो सारे के सारे लोग जिनकी जिंदगी मुश्किल का शिकार है, और वो जो सब कुछ जो फिल्मों में दिखाते हैं, जब वो फिल्म में बैठते हैं ना तारीकी में, तो अपने आप को आमिर खान, शाहरुख खान समझते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर की कहानी है, ये सुपरस्टार हो सकता है, इतनी खूबसूरत लड़की। तो फिल्म में आप मार्जिन लेते हैं फिक्शन का। देखिए सत्यजीत रे की भी फिल्म बनेगी, श्याम बेनेगल की भी फिल्म बनेगी, और ये जो डेविड गान, संजय लीला बंसाली, इनकी भी फिल्म बनेगी। तो मैं सैफी से बात करना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है जो सूरत हाल है इसके बारे में, हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं खैर इन सब लोगों में अपने आप को बहुत सबसे जूनियर, सबसे कम तजुर्बेकार महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बीगुल ने बात की, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा कि जो जिस किस्म का हम अब जो कंटेंट देख रहे हैं, अब पीटीवी भी हमको क्या दिखा रहा है, अर्तुगरुल दिखा रहा है, जो जिसका हमसे, हमारी खित्ते से, हमारी ज़मीन से, हमारी ज़बान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हमारा हीरो वो है। अगर आपने ये बात की ना, आपके वज़ीर आज़म खफा हो जाएंगे। जी एक्चुअली तो उनका बहुत कुछ किया धरा है स्टेट का। हमेशा से हमारे फ़नून, हमारे ये फ़न ख़ास तौर पे, हमारे टेलीविज़न हमेशा से स्टेट का ताबे रहा है। हमें ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे बड़े बड़े जलीलुल क़द्र अदीबों ने वो कंटेंट हमें दिखाया। नाम ले लो। नहीं, मैं नाम फिर भी नाम ले लो ना, क्या है? मैं नहीं लेना चाहता। मेरे यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं जो हमें माफी के साथ, अशफाक अहमद साहब ने भी हमको, बानो कुद्सिया साहिबा, बानो वो कुद्सिया एक साहिबा खास ने, किस्म का एक जो उनका, हमने यूसुफ बिन ताशफीन को अपना हीरो बना के पेश किया। हमने शाहीन, हमने एक ड्रामा देखा जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमने कभी तालपुरे में क्यों नहीं ड्रामा बनाया जो आज़ादी की जंग लड़े थे। हमने कभी और ऐसे बहुत से पंजाब के, हमने कभी भगत सिंह की जो फैसलाबाद का था, और इसको इतना पुराना नहीं था, हम तो बहुत मतलब माजी बैदुल माजी में जाकर निकाल के लाए। हमने अपने हीरोज़ बनाए ही नहीं हैं। हमने दूसरे लोगों के हीरो मुस्तार लेके उनको अपना हीरो बनाया, और उस पर भी क्या दिखाया, वो मारधाड़ दिखाई, वो जंगोइज्म दिखाया, जिसके नतीजे में हम आज सियालकोट जैसे वाक़यात देख रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप ये क्यों नहीं कहते कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे हमला करके कब्जा किया वो टर्किश जो उज़्बेक थे, अब उन पे भी फिल्में बन रही हैं, आपको पता होगा। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल हुआ यह है कि रिलीजन का जो बेस है आपके पास वो अरब से आ गया, लेकिन आप बसते हैं गंगा जमनी तहजीब में। तो अभी तक आप ये चाहते हैं कि आपके जो हीरो हैं, अभी बाबर पे फिल्म बन रही है, सैफी हसन की बात को आगे एक जुमले जी। में कि जब आपके मिसाइल अफगानियों के नाम पे बनेंगे, गौरी गजनवी, तो आप हीरो किसको मानेंगे आप? ये हमारे हीरो कैसे हैं बताएं पहले। बड़ी अच्छी बात की है सैफी ने। मैं तो बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं करता। मिसाइल तो इन्हीं के नाम पे बनने चाहिए, क्योंकि वही तो वॉरियर थे। मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं गालिब के नाम पे मिसाइल बना दूं, बुशरा अंसारी के नाम पे मिसाइल बना दूं, मलका तरन्नुम नूरजहां के नाम पे मज़ार बना दूं? तो भाई आपका जो एहतजाज है तो
मिसाइल तो ठीक लोगों के नाम पे बने, लेकिन हीरो जो है भाई, जिसके नाम पे मिसाइल बनता है वो हीरो नहीं होता है सर। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा सैफी, तुम कुछ कह रहे थे, फिर मैं बुशरा की तरफ आऊंगा। नहीं तो मैं क्या कह रहा था, वो बात मज़ा में चली गई। लेकिन बात यह है कि हमने अपने ड्रामे के थ्रू, दुनिया में ऐसा हुआ है, अक़वाम की तरबियत हुई है। टेलीविज़न एक बिन बुलाया मेहमान होता है जो आपके घर में आके आपको एजुकेट करता है, लेकिन हमने उसके ज़रिए बड़े गलत काम लिए हैं, जिसका मैं भी कसूरवार हूँ। मैं अब कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई काम ना करूँ। मैं अब कोई ऐसी हीरोइन नहीं दिखाना चाहता। कैसी मैं बताता हूँ आपको, जैसी कि मैं फिर अगेन कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम देख रहे हैं, हमने वो हीरोइन वो कहीं खो गई है जो नूर आपा की हीरोइन थी, जो हसीना मुइन की हीरोइन थी, जो रिग्रेशन के खिलाफ खड़ी होती थी। अब हम वो दिखा रहे हैं कि वो हीरोइन बैठ के मुसल्ले पे दुआ करती है कि मेरा शराबी जानी हस्बैंड जो है वो ठीक हो जाए क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। मैं ऐसी कोई हीरोइन नहीं दिखाना चाहता। इसमें एक और भी ख़तरा है सैफी, आपको दिख रहा होगा ये, क्योंकि हम सब बात करते रहते हैं कि जी ऐसी हीरोइन रोने पीटने वाली, मार खाने वाली नहीं होनी चाहिए, तो एक और ख़तरनाक सी शिद्दत भी नज़र आ रही है कि अब ऐसी हीरोइन होनी चाहिए जो कत्ल वत्ल करके हाथ साफ करके आगे चल पड़े। तो ये भी एक ख़तरनाक शिद्दत है जो दिख रही है, और वो भी एक औरत के लिए बड़ी दुश्वार है वो बात कि हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि हम मार धाड़ पे शुरू हो जाएं, हम तो एक अपनी शनाख्त चाहते हैं। तो ये भी एक जो दूसरी वॉइस है वो भी उतनी ही ख़तरनाक है। अच्छा एक और बात, मसलन ये कि अपनी कहानियां सुनाते हुए, अपना समाज दिखाते हुए, क्या एंटरटेनिंग चीज़ें हम नहीं बना सकते? हमारा म्यूज़िक आपने देखा है कि हिंदुस्तान से बेहतर हमारे पास म्यूज़िक है, हमारे पास सिंगर हैं, हमारे पास एक्टर हैं। तो ये रुकावट तो हमें नहीं है ना कि हम जब अपनी कहानी दिखा रहे हों, हम शशि पुनल दिखाएं, हीर रांझा आप देखें, हमारी उनसे अच्छी थी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें। इवन गालिब हमारा निस्बतन बेहतर, हमारा ये जो सुबानी बा यूनुस जो ड्रामा था, तो ये तो हम पर कोई कैद नहीं है ना। दूसरी पे जो एक अहम सब बात करना चाहता हूँ कि मैं पहले जो है, आप लोग जहाँ बैठे हैं, इसे शुरू में मैं कम से कम एवरेज 80 साल के बुज़ुर्गों से ये बात पूछता था, आप बताइए, तो सिर्फ कर्ज करते हैं, वो सब बर्बाद हो गया, पीटीवी तबाह हो गया, सब ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो एक रे ऑफ होप है, इतने सारे बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं, नए तजुर्बे कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं अपने पैसे बेच के, और कोई कहीं का ग्रेजुएट है, कोई वैसे फिल्म बना रहा है। लियारी में मैं सैकड़ों फिल्म मेकर से मिला हूँ जिन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाई है। तो अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो इंटेलेक्चुअली तो हम बांझ नहीं हुए ना। और दूसरी बात ये कि सारी दुनिया में ऐसा ही होता है, वार्नर ब्रदर और फलां और फलां और फलां, ये तो इसमें लंबी बात होगी। ये 100-150 बरस से जब से वो हमारा ये सारा कैपिटलिज्म और कॉर्पोरेट कल्चर के सारी दुनिया की दौलत चंद हाथ में समेटने के लिए आया है, तो फिल्म भी एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया है। और इंडिया में आप देखें कि बहुत सारे वार्नर ब्रदर और इन्होंने आके टेक ओवर भी कर लिया है वो, और चाइना ने अब अमेरिका की इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया है, और आहिस्ता आहिस्ता इसका असर हम पे भी आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम अपने आप को इससे अलग करके कोई अपनी स्टोरी बयान नहीं करें, तो मैं चाहता हूं कि ये आगे ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जो हमारी नई सक्सेस स्टोरी है, इस पर भी हमें बात करनी चाहिए प्लीज। बिल्कुल जी। हाँ, और आप तो आपके तो बच्चे खुद फिल्में बना रहे हैं। मेरे बच्चे चूंकि सैकड़ों फिल्में मेकर बन चुके हैं, फील्ड में हैं, और अभी मैंने परसों NCA के मेरे जो स्टूडेंट्स फिल्म मेकर थे उनसे पहली फिल्में जो बनवाई, तो हैरान कुन फिल्में हैं वो, और उसकी ज्यूरी मैंने बाहर से करवाई कि देखो ये बच्चे अभी आए। और उसमें जो बड़ा टैलेंट आया, लियारी के एक बच्चे ने फिल्म बनाई है, कमाल फिल्म है, मैं सलूट करता हूँ। अच्छा, फिर एक बच्ची ने गवादर में औरतों के हकूक़ के ऊपर फिल्म बनाई है इसी NCA में। अच्छा, फिर गिलगित और बल्तिस्तान के बच्चों ने फिल्में बनाई हैं, और हज़ारा की एक बच्ची ने 2 घंटे की फीचर फिल्म बनाई है अपनी स्पोर्ट्स पे, वो जो हज़ारा स्पोर्ट्स, उनकी स्पोर्ट्स में जो उनका नाम है। तो भाई ये बिल्कुल आपने सही बात की,
इस वक्त वो मेकिंग में है, एक बहुत बड़ा ग्रुप मेकिंग में है और वो मुझसे ज़्यादा आगे हैं, मुझसे ज़्यादा दूर की बात करते हैं। मेरी बात तो सिर्फ टेक्निकल होती है, मैं तो उनको सिर्फ हिस्ट्री और टेक्निक्स बता, वो आइडियाज़ में वो मुझसे भी आगे हैं और हम सबसे आगे हैं। जी मैडम, एक इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल को भी करना चाहिए ऐसे सारे फिल्म मेकर्स का। आज हम ऐलान करते हैं कि फरवरी में एक इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल करेंगे। वो फिल्में यहीं दिखाई जाएंगी, वो फिल्में यहीं दिखाई जाएंगी। बुशरा, आप जिस माहौल में बड़ी हुई, अहमद बशीर साहब आपके वालिद एक बहुत प्रोग्रेसिव राइटर, फिल्में भी लिखी, बनाई भी, सहाफ़ी बेबाक, फिर फैज़ साहब का और ऐसे सारे लोगों का आपके घर आना जाना रहा। उसके बाद फिर ज़ाहिर है आपने जिस तरह से अपना मकाम बनाया, तो आप हमसे कुछ अपनी यादें भी शेयर करें और कमेंट भी करें। मेरा क्या है, मैं तो रोज़ बातें करती रहती हूँ। मैं आज आपकी बातें सुन रही हूँ, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो नहीं चाहता था आप बोलें, लेकिन सारे लोग आपको सुनने आए हैं। नहीं, मैंने सोच लिया था कि ये एक गुलदान, ये मतलब बुके पड़ा हुआ है, उसके सामने मैं भी एक फूलदान बन के बैठी रहती हूँ और अच्छी अच्छी बातें सुनती हूँ, उनकी महक भी बहुत अच्छी होती है।